गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। देखो, जब आप जहाँ खड़े हो वहाँ से अपने चारों ओर, चाहे अपने घर में हो या कहीं भी हो, अपनी आँखों को घुमाना, इधर उधर देखना, तो आपको भिन्न भिन्न तरीके की वस्तुएं नज़र आएंगी जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। उनकी क्या होगा, आकार, उनकी बनावट और उनकी आकृति सब भिन्न भिन्न होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। तो हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, पदार्थ पदार्थ। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। मतलब जितनी भी ऊपर हमने वस्तुएं पढ़ी हैं उनका द्रव्यमान भी होता है और वो कुछ स्थान भी घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे क्या बोलते हैं, पंच तत्व। जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे ना, उन्होंने क्या करा कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व। अब ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? एक आपका वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो पंच तत्व कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पंच तत्व हैं हमारे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। जो दार्शनिक थे उनका विचार यह था कि यही जो 5 तत्व हैं इनसे ही सारी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। मतलब सजीव मतलब आप जानते हो जो सांस लेते हैं, और निर्जीव मतलब जो सांस नहीं लेते, जिनमें जान नहीं होती। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। मतलब जो आपके प्राचीन दार्शनिक थे भारत के, उन्होंने भी, और जो यूनानी थे उन्होंने भी पदार्थ को यही वर्गीकरण ठीक बताया। अब क्या होता है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। अब देखो, जब पिछले पढ़ा था उनकी जो सोच थी वो थी आपकी पंचतत्व, उन्होंने बता दिया, चाहे वो आपके भारतीय हो चाहे यूनानी हो। अब जो आधुनिक थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो पहले हम पढ़े पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना है। एक मानता था कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है ना जैसे सतत, वैसा है, और दूसरा कहता था नहीं, ये तो रेत के कण की तरह है। ठीक है। अब ये कहते हैं कि आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेंगे। इस बीकर को जल से आधा भर देंगे, ठीक है, और जल के स्तर पर जहाँ तक आया वहाँ पर निशान लगा देंगे। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देंगे। जो भी नमक या शर्करा है उसे जल में घोल देंगे। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देंगे। क्या जल के स्तर में कुछ बदलाव आया, वो बढ़ा या कम हुआ? आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे।
इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं और उपरोक्त क्रियाकलापों में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। देखो पहले ये दे आपका लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण जल और नमक मिलाएं। तो अब हमने क्या करा, फिर हिलाया इसे, पहले जल लिया फिर इसमें नमक मिलाया फिर हिलाया, तो ये इस तरीके से मिक्स हो गया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल लेंगे, जैसे कि इन्होंने घोल रखा है। 2 या 3 क्रिस्टल ही लेंगे। इस घोल में लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला देंगे। इसका मतलब 10 मिलीलीटर घोल को 90 मिलीलीटर जल में मिला देंगे। फिर क्या होगा, इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहेंगे, जिस तरीके से नली में किया गया है। क्या जल अब भी रंगीन है? फिर देखेंगे क्या जल अब भी रंगीन बना। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं और प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता है या फिर पानी का रंग नज़र। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़ी सी क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और वो क्या होता है कि पानी का रंग जो है वो बदल जाता है। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की तरह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत करने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब इसमें ये समझाना चाह रहा है कि जब हमने पानी में कोई भी चाहे पोटेशियम परमैंगनेट हो उसे मिलाया तो उसके जो कण थे वो जब तक छोटे छोटे उस कंडीशन में नहीं आ जाते कि उसके बाद वो नहीं विभाजित हो सकते हैं, जब तक वो घोलता ही रहेगा और वो छोटे से टुकड़े में भी बहुत कण है, ये हमें पता चलता है। अभी कहता है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे? क्रियाकलाप 1.1 और क्रियाकलाप 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जब आप चाय बनाते हो तो उसमें क्या कहते हैं, पानी डालते हो, चाय की पत्ती डालते हैं, फिर खौलाते तो क्या होता है कि जो चाय की पत्ती के कण होते हैं वो वितरित होते रहते हैं, वो पानी को भी का जो रंग होता है वो कैसा कर देता है, आप जानते हैं। तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे? है ना, मतलब पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील रहेंगे। अब इसके लिए आप क्रियाकलाप 1.3, 1.4 को 1.5 को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या क्या है पहले में पढ़ लेते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? ये नोट कीजिए, दूर से ही मिलेगी। अपने परीक्षण को नोट कर लीजिए। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लीजिए। पहले बीकर एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें और अपना जो आपने ये प्रयोग करा है नोट कीजिए क्या होता है। स्याही की बूंद डालने के बाद तुरंत बाद आपने क्या देखा? पानी कैसा हो जाता है? ब्लू। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, ये आपको नोट करना है। इसी तरीके से
एक गिलास गर्म पानी से भरा और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट क्या एक क्रिस्टल डालें, एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल की सतह, जो क्रिस्टल है उसे सतह पर बैठने दीजिए, टाइम लीजिए भाई। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रवों के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और कैसे। तो ये जितने भी हमने क्रियाकलाप पढ़े ना, इसमें हमने ये देखा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने ही आप एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं। जैसे साई को पानी में मिलाया तो वो मिश्रित हो गया। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? जो कण होते हैं ना, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जब दो अलग अलग पदार्थ हैं, उनके कण अपने आप मिल जा रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? विसरण। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए, अब वो कह रहा है कि तीसरा गुण जो था वो था पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताएं ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं, जैसे कि दिखाया गया है। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लें। तीसरा समूह केवल उंगलियों के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है? तो आप क्या पाएंगे कि जब वो एक साथ हैं तो उन्होंने अच्छे से पकड़ रखा है। अब क्या है कि एक लोहे की कील लें, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? क्रियाकलाप 1.8, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं के बीच क्या कार्य करता है? एक बल, और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। दोस्तों, अभी हम केवल चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं। इसके जो क्रियाकलाप या फिर प्रश्न उत्तर हैं उसे हम बाद में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अभी केवल हमारा, क्योंकि किसी भी पार्ट को क्वेश्चन आंसर या कुछ भी करने से पहले उसे एक बार पढ़ना जरूरी है, और हम वो ही नहीं करेंगे तो बेकार रहेगा। तो ये करना। अब आइए पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूपों में होते हैं। जो पदार्थ की अवस्था होती है वो होती है पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी होती है गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ठोस अवस्था, तो इसके लिए भी इन्होंने क्रियाकलाप दे रखा है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जैसे पेन हुआ, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, ये सब ठोस वस्तुएं हो गई। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? ये सब चीज़ें निश्चित हैं, स्पष्ट सीमा है और स्थिर आयतन है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? देखिए वो, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? तो ये सारी चीज़ों से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये ठोस है या नहीं। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है।
बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलेगा, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर अब विचार कीजिए, रबर बैंड को क्या माना जाए? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? ये देखिए, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखकर चीनी और नमक उन्हें बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? ये बताइए। स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी भी ठोस है। पूछे कि क्यों? क्योंकि बाह्य बल लगाने पर भी रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वह पुनः अपने पहले आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलेंगे कभी भी। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का जो है वो समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो जाता है। अब पढ़िए अब द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में क्या होता है? क्रियाकलाप 1.10, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? ये देखिए, किसी एक का द्रव 50 मिलीलीटर मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? ये भी नोट कीजिए। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? ये भी पता लगाइए। द्रव को एक बर्तन में दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या होता है? यह आसानी से बहता है क्या? ये भी देखिए। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का जो आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आयतन जरूर निश्चित होता है। आप उसे जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका आकार ले लेता है, जो द्रव होता है। ठीक है, तो द्रव में बहाव होता है, ये भी चीज़ होती है, और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। अब क्या है? क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का जो विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव एवं गैस तीनों का विसरण संभव है। मतलब जो आपका द्रव है उसमें ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों विसरण हो सकते हैं। द्रव में ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। मतलब ठोसों में कम होती है और उसकी अपेक्षा द्रवों में अधिक विसरण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव की अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। पहली चीज़ की जो पदार्थ के कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करेंगे और ठोस की अपेक्षा जो द्रव है उनमें रिक्त स्थान भी होता है अधिक। अब पढ़िए आप गैसीय अवस्था के बारे में। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस की एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरते हैं? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी है। तो मतलब आप जाइए और उससे पूछिए कि आप इस एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भर सकते हो और इसमें कौन सी गैस से आप गुब्बारे भर रहे हो। तो अब क्या करते हैं, इसके लिए भी उन्होंने क्रियाकलाप दिया है कि 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज लें और उसके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिए। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। मतलब ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होगी। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है।
आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भी हम संपीड़ित कर सकते हैं एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। गंध ऐसे नहीं आती, जो कण होते हैं ना खाने के, वो हवा में मिल जाते हैं और वो फिर हमारी नाक तक पहुंचते हैं, फिर हमें खुशबू उसकी सुंघाई देती है या गंध पता चलती है। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, मतलब गैसों में विसरण बहुत तेज होता है। ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित होगी, वो नियमित नहीं होगी, और तीव्र होगी, बहुत तेज होगी। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में अब बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब ये कह रहे हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। ठीक है। ठोस बर्फ है तो ठोस है, जल है तो द्रव है, और जलवाष्प है तो वो गैस है। अब अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? खोजना चाहिए कि भाई अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ा। अब वो है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो पढ़िए, एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें, जैसे कि चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, इन्होंने ये थर्मामीटर लिए तो जो इसका जो बल्ब है वो बर्फ को छू रहा है। ठीक है। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर दिए। धीमी आंच रखिए और बीकर को क्या कर दीजिए, गर्म करना स्टार्ट कीजिए। जब बर्फ़ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लो, और जैसे ही बर्फ़ पिघल रही है तो तापमान नोट कर लीजिए। जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर लीजिए। अब जब सारी बर्फ़ जो है वो जल बन गई तब भी तापमान नोट कर लीजिए। अब बीकर में कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने लगे। अब क्या करें, हमने कांच की छड़ डाली और जब तक जल उबल नहीं रहा उसे हिलाते हुए गर्म करते रहे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें। थर्मामीटर को देखते रहें कि उसका तापमान क्या हो रहा है जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बच जाए। ठीक है। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट कर लीजिए। तो इसमें यही पता चलेगा कि तापमान कब कब बदलता है, ये आपको पता करना है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब ठोस है तो उसके तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो जो उसके कण होते हैं वो बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। अब जो ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा प्रदत्त होती है वो क्या करती है, कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर और अधिक स्वतंत्र गति करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या होता है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन गया वह उसका गलनांक कहलाएगा। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन गया वह उसका गलनांक कहलाएगा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो किसी जो ठोस का गलनांक होता है वो उसके कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य कितना है, कब तक वो उसे आकर्षित करके रख सकता है, उसको दर्शाता है कि भैया इस इतने तापमान पे तो ये अपनी अवस्था छोड़ देगा।
बर्फ का गलनांक 273.15 के है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। जब गलने की जो प्रक्रिया होती है यानी जो ठोस से द्रव अवस्था में, उसे हम संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? जब कोई ठोस गलता है तो उसमें तापमान समान रहता है, तो ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने से इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी होती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा से अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडल पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह आप नोट कर लेना, प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता चाहिए, वो उसकी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़ देते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर क्या होता है, द्रव जो है वो गैस में बदलना स्टार्ट कर जाएगा। और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगेगा उसे उसका क्या कहेंगे, क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर जो द्रव है वो उबलने लग रहा है उसे कहते हैं हम क्वथनांक। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस या 273 प्लस 100 = 373 के है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था को ऊष्मा दी, द्रव अवस्था में आए, द्रव अवस्था को ऊष्मा दी, गैस अवस्था में पहुंच गया। अब फिर आप गैस अवस्था को शीतलता देंगे तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगी, और द्रव अवस्था को शीतलता देंगे तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला सकते हैं। हमने देखा कि और सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वाष्प ठोस में बदल जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसमें जो ठोस होता है वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता, डायरेक्ट ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे फिर? थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें। अब धीरे धीरे गर्म करें, ध्यान से देखें और पता लगाइए कि क्या निकला। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। सीधे ठोस अवस्था से जब गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। यदि ठोस से गैस में बदल रहा है तो ऊर्ध्वपातन,
और गैस से सीधे ठोस में बदल रहा है तो निक्षेपण। दाब परिवर्तन का प्रभाव, अब हम क्या पढ़ेंगे, दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। मतलब जो घटक होते हैं उसके कणों के बीच की दूरी में अंतर हुआ तो पदार्थ की अवस्थाओं में भी अंतर होगा। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने से एवं संपीड़न करने पर क्या होता है? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? सोचिए, क्या दाब को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा या नहीं? तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप में लाया जा सकता है। ये भी देखिए, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस जो है वो द्रव में बदल जाती है। जो गैस होगी वो किस में बदल जाएगी? द्रव में। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को? शुष्क बर्फ। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब वायुमंडल का दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती हैं। अब देखो, द्रव से गैस में आप अगर वाष्पीकरण करोगे तो गैस हो गया और संघनन करोगे तो द्रव हो गया। उसी तरीके से द्रव ठोस जमना तो ठोस हो गया और संकलन करा तो द्रव बन गया। ठोस गैस, ठोस का उद्रुपातन हुआ, गैस बन गया, गैस का निक्षेपण हुआ, ठोस बन गया। अब है आपका वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या होता है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस या द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। एक निश्चित तापमान पर गैस हो, द्रव हो या ठोस हो, उसके कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक होता है उससे कम तापमान पर जब द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए इन्होंने क्रियाकलाप कर रखा है। क्या? एक परतनली में 5 मिलीलीटर जल लिया और उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया। खुली हुई चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे खिड़की के पास रख या पंखे के नीचे रख दिया। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दिया। मतलब 3 कंडीशन रखी। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कमरे का तापमान नोट किया। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय दिन को भी नोट करा। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने परीक्षण लिखे। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। अब आपने ध्यान दिया कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं।
दूसरा, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलेगी जिससे वे वाष्पीकृत हो जाएंगे। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वो घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिसके आसपास के जल को वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए, आपके कीजिए खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। जो खुला हुआ बर्तन है उसमें द्रव जो रखा है उसका निरंतर वाष्पीकरण होता रहेगा। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने में आसपास से ऊर्जा अवशोषित करेंगे। इस तरह आसपास में ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाएगी। ठीक है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, ये कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थानों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं: बोस आइंस्टीन, कंडेंसेंट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा एक अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। अगर आपसे पूछे सूर्य तारों में क्यों चमक होती है? प्लाज्मा के कारण। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा होता है। अब जो बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, इनके बारे में पढ़ते हैं। सन 1920 भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट कहा गया। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नल, वुल्फगैंग कैट्रेल रले और कार्ल ई वेमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, जिसमें कम घनत्व वाले गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। यानी अगर प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने एक वेबसाइट बताई कि www.CHEM4Kids पर लॉग ऑन कीजिए और पदार्थ की 4थी अवस्था और 5वीं अवस्था की अधिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाएंगे। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाएगी जिससे शरीर क्या हो जाएगा? शीतल। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए हम सूती कपड़े पहनने चाहिए। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हमने बर्फीला जल रखते हैं, जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हम जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं और ये द्रव अवस्था में बदल जाती हैं जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती हैं। तो बच्चों, ये हमने स्टडी करी चैप्टर 1 विज्ञान कक्षा 9th। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें?
हम इसके क्वेश्चन आंसर, इसके क्रियाकलापों को और अच्छे से समझेंगे और हम नोट्स भी बनाएंगे। अभी हमारा ये एम है कि आप पहले एक एक बार अच्छे से चैप्टर का अध्ययन कर लीजिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।